हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 से लेकर 16 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने 11 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया था और उसका वीडियो जो है ऑलरेडी बैच में अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक ना। और पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जो 11 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस किया था वहां पर हम लोगों ने 46 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था अक्टूबर मंथ के, और आज अक्टूबर मंथ का 47वां क्वेश्चन और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और पहला क्वेश्चन जो है ये हमारी स्क्रीन पर है और देखो इसमें क्या बोला गया है। नेम द फर्स्ट इंडियन एनबीएफसी व्हिच हैज रिसेंटली लॉन्च्ड एन इंस्टेंट बिजनेस लोन ऑन व्हाट्सएप। उस पहले भारतीय एनबीएफसी का नाम बताइए जिसने हाल ही में व्हाट्सएप पर तत्काल व्यापार ऋण शुरू किया हुआ है। इसमें ये पूछा गया है कि उस एनबीएफसी कंपनी का नाम बताओ जिसने व्हाट्सएप पर इंस्टेंट बिजनेस लोन लॉन्च किया हुआ है, ठीक है ना। और ये ऐसा करने वाली पहली इंडियन एनबीएफसी है, ठीक है ना। मतलब इससे पहले कोई भी भारतीय एनबीएफसी, कोई भी इंडियन एनबीएफसी कंपनी व्हाट्सएप पर इंस्टेंट बिजनेस लोन नहीं लॉन्च की हुई थी। तो इसलिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन एनबीएफसी है जो कि व्हाट्सएप पर बिजनेस लोन लॉन्च करने जा रही है। और इसका जो आंसर हो जाएगा इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्ट में हम लोग आईआईएफएल फाइनेंस बोलते हैं, ठीक है। तो आईआईएफएल फाइनेंस जो है ये इंडिया की पहली एनबीएफसी बन गई है जिसने कि व्हाट्सएप पर बिजनेस लोन लॉन्च किया हुआ है। यही इसमें पूछा गया था, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके तहत में 10 लाख रुपए तक का लोन व्हाट्सएप के जरिए दिया जा सकेगा। कितने रुपए तक का, मैं लिख दे रहा हूँ अमाउंट, 10 लाख रुपए तक का लोन व्हाट्सएप के जरिए दिया जा सकेगा। और अगर हम लोग इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के हेडक्वार्टर की बात करें, ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं। बाय व्हिच नेम भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस हैज रिसेंटली लॉन्च्ड ए पार्टिसिपेटिंग सेविंग प्रोडक्ट्स। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने हाल ही में किस नाम से एक सहभागी बचत उत्पाद लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने एक सेविंग प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से वो लॉन्च किया गया ये इस पर पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा भारतीय एक्सा लाइफ उन्नति, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा, भारतीय एक्सा लाइफ उन्नति, ठीक है। ये नाम आप लोग याद रखना, क्वेश्चन इस नाम पूछा जा सकता है, नाम ही पूछा ही जाएगा तो नाम आप लोग ये याद रखना, ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा सा प्लान वगैरह जानने की जरूरत हमें नहीं है। जो भी ये सेविंग प्लान, ये जो भी सेविंग प्रोडक्ट वगैरह लॉन्च किया गया इसके बारे में बहुत ज़्यादा और डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। बस किसने लॉन्च किया? भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस ने। किस नाम से लॉन्च किया? भारतीय एक्सा लाइफ उन्नति के नाम से। बस इतना हम लोगों को याद रखना है। और भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये ज्वाइंट वेंचर है। ज्वाइंट वेंचर है किसका किसका ज्वाइंट वेंचर है? भारतीय इंटरप्राइजेज और एक्सा का ये ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है ना। भारतीय इंटरप्राइजेज और एक्सा का ये ज्वाइंट वेंचर है। भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर वगैरह भी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि जो भी उसका आंसर होता है और जो भी चीज़ें हम लोगों को, जो भी बैंक वगैरह जैसे हमारे किसी भी क्वेश्चन का आंसर होती हैं तो उसका हेडक्वार्टर वगैरह हम लोग वहीं पर पढ़ते हैं, ठीक है। बाकी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाती हैं और आप लोग बताते भी हो, कई बार नहीं बताते हो, लेकिन मेरा मेन मोटो ये होता है कि आप लोगों को याद रहें, ठीक है ना। चीज़ें उसी टाइम पर रिकॉल कर लिया करो। तो भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की यहाँ पर अगर बात हो रही है तो इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर भी मुंबई महाराष्ट्र में होगा। कहाँ पर होगा? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एमडी एंड सीईओ की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो पराग राजा, ठीक है ना। पराग राजा जो है ये इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे, ठीक है ना। और महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है तो सीएम उद्धव ठाकरे हो जाएंगे। गवर्नर कौन है महाराष्ट्र का ये आप लोग अभी रिकॉल करो, ये मैं नहीं बताऊंगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इज़टैप टू ऑफर ए न्यू सर्विस ऐप नेम्ड माई व्यापार टू इंडियन रिटेल सेक्टर। हाल ही में किस बैंक ने भारतीय खुदरा क्षेत्र में माई व्यापार नामक एक नया सेवा ऐप पेशकश करने के लिए इज़टैप के साथ में भागीदारी की है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया है कि कौन सी बैंक ने इज़टैप के साथ में एक पार्टनरशिप किया हुआ है। किस लिए पार्टनरशिप किया गया है? माई व्यापार नाम से जो है एक नई सर्विस ऐप लॉन्च करने के लिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एक्सिस बैंक इसका आंसर होगा, ठीक है ना। एक्सिस बैंक इसका जो है आंसर हो जाएगा। और एक्सिस बैंक की यहाँ पर बात हो रही, बस वन लाइनर है, इसमें बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। किस बैंक ने लॉन्च किया? एक्सिस बैंक ने। किस नाम से लॉन्च किया? माई व्यापार नाम से। किसके साथ मिलकर लॉन्च किया? इज़टैप के साथ मिलकर लॉन्च किया। बस इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं जानना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ठीक है ना। लेकिन पढ़ेंगे हम लोग सारी चीज़ें जिससे कि कोई भी चीज़ें छूट ना जाए। मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जिससे कि कुछ भी चीज़ें छूट ना जाए एग्जाम में, ठीक है। और जिन लोगों ने भी ये बैच परचेज किया हुआ है उनके लिए थोड़ा सा ये चीज़ें मैं बता दूँ कि हम लोग इस बैच में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल
अवेयरनेस कंप्लीटली कवर कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं वो IBPS PO, IBPS क्लर्क और SBI में बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम, लगभग 70 से 80%। लेकिन फिर भी 30 से 20% के बीच में करंट अफेयर्स से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप लोग कहीं ना कहीं से किसी करंट अफेयर्स भी पढ़ते रहिएगा, सिर्फ इसी के भरोसे मत रहिएगा, क्योंकि ये मैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस कवर कर रहा हूँ, मैं बार बार बताता हूँ। करंट अफेयर्स आप लोग कहीं ना कहीं से और पढ़िए, वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और करंट अफेयर्स में भी बहुत ज़्यादा डीप में जाकर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतना ज़्यादा पूछा नहीं जाता, क्योंकि जो यूट्यूब वगैरह पर बहुत सारे जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा डीप में जाकर बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ा रहे हैं, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमको सिर्फ और सिर्फ नेशनल अफेयर्स कवर करना है। नेशनल अफेयर्स, इंपॉर्टेंट डेज वगैरह जो होते हैं, जो इंपॉर्टेंट डे वगैरह होते हैं वो करना, और ये जो और बाकी जो चीज़ें होती हैं ये सब कवर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केवल और केवल नेशनल अफेयर्स कवर करो, ठीक है। कैबिनेट का अप्रूवल क्या है, जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो वो कवर करो, जहां पर RBI की किसी बैंक की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो वो कवर करो। ये सारी चीज़ें हमको हमारे बैंकिंग एग्जाम में पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा हम डीप में जाकर क्या करेंगे, उतनी चीज़ें हमसे पूछी नहीं है, और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं। और पढ़ोगे आप लोग करंट अफेयर्स में तो चीज़ें लग जाएंगी कि नहीं यार ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको पढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा कौन मर गया, कौन जी गया, इसको इतना सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जो साथ साथ में इंपॉर्टेंट डेज वगैरह होते हैं इसको भी आप लोग पढ़ते हुए चलो। इसके बाद भी किसी का अगर डाउट रह रहा है कि क्या क्या पढ़ना है करंट अफेयर्स में, कहाँ से पढ़ना, तो आप लोग व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्टेड हो सकते हो, या फिर इसी ये जिन लोगों ने भी ये बैच वगैरह परचेज किया हुआ उनका एक प्रॉपर ग्रुप बन गया है आप लोगों का, तो वहाँ पर भी जाकर आप लोग नॉर्मल डिस्कशन कर सकते हो, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हो, ठीक। तो फिलहाल इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। और एक्सिस बैंक की चूंकि यहाँ पर बात हो रही है तो एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई होगा, ठीक है ना। इसका भी हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में होगा। और इसके CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो अमिताभ चौधरी, ठीक है ना। अमिताभ चौधरी को जो है, अमिताभ चौधरी जी जो है वो इसके CEO हैं। और टैगलाइन की अगर हम लोग बात करें एक्सिस बैंक की, तो बढ़ती का नाम जिंदगी, ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी, ठीक है। बढ़ती का नाम जिंदगी ये एक्सिस बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। बाकी HDFC बैंक, बंधन बैंक, ICICI बैंक और देना बैंक का हेडक्वार्टर, MDCO और टैगलाइन इसी टाइम पर आप लोग रिकॉल करते हुए चलो, यहीं पर याद करो। वीडियो देख रहे हो तो मुंह से बोल दो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, HDFC बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ICICI बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, देना बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, बंधन बैंक हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तुरंत फटाफट सब चीज़ बोलो। और इसका MD और CEO कौन और टैगलाइन कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, वी अंडरस्टैंड योर वर्ड, जो भी है, मतलब ये सारी चीज़ ना, सारी चीज़ें आप लोग, हम है ना ख्याल आपका, जैसे ICICI बैंक की टैगलाइन होगी, इस तरीके से बोलो आप लोग अपने मुँह से, बोलो। बिना बोले, बिना लिखे हुई चीज़ें याद नहीं होती, तो आप लोग इसको इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए चलो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Who has recently been appointed as the chairman of the board of भारत पे। हाल ही में भारत पे के बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। इसमें ये पूछा गया है कि भारत पे के बोर्ड जो है, भारत पे का जो बोर्ड है उसके चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है, इसमें पूछा गया है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन, इसमें भी बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। और इसका आंसर जो होगा रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। रजनीश कुमार, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और रजनीश कुमार का नाम आप लोग जानते होंगे, बहुत जाना माना नाम है ये। फॉर्मर SBI चेयरमैन है रजनीश कुमार जी, और इन्हीं रजनीश कुमार जी को भारत पे के बोर्ड का जो है चेयरमैन बनाया गया है। भारत पे की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। तो भारत पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, तो भारत पे का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में हो जाएगा। कहाँ पर, नई दिल्ली, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो असनीर ग्रोवर जो है वो इसके CEO हो जाएंगे। असनीर ग्रोवर ये इसके CEO हो जाएंगे, किसके, भारत पे के। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, CEO असनीर ग्रोवर हो जाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, नेम द कोऑपरेटिव बैंक व्हिच हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद एक्सिस सिक्योरिटी टू ऑफर इट्स कस्टमर्स इन्वेस्टिंग सर्विसेज थ्रू ए 3-in-1 अकाउंट। उस सहकारी बैंक का नाम बताइए जिसने हाल ही में 3-in-1 खाते के माध्यम से अपने ग्राहकों को निवेश सेवाएं प्रदान करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ में भागीदारी की है, ठीक है। इसमें ये पूछा गया कि एक कोऑपरेटिव बैंक है जिसने कि एक्सिस सिक्योरिटीज के साथ में अभी भागीदारी की है। किस लिए भागीदारी की है, अपने कस्टमर्स को 3-in-1 अकाउंट के माध्यम से इन्वेस्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। तो उसी कोऑपरेटिव बैंक का नाम बताना है इसमें, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और उस कोऑपरेटिव बैंक का नाम हो जाएगा सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर सी। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप में इसमें जाने की जरूरत नहीं है। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली गॉट द लाइसेंस फ्रॉम RBI टू बिकम इंडियाज 12th SFB का मतलब हो जाएगा स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस लघु वित्त बैंक को हाल ही में RBI से भारत का 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने का लाइसेंस मिला हुआ है। बढ़िया क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनो समझो, ठीक है। थोड़ा सा चीज़ों को भी एक्सटेंड करेंगे। अभी जो स्केल 2 का एग्जाम हुआ था और RRB PO का एग्जाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इंडिया में टोटल कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं, तो उसका आंसर था 11, ठीक ना। लेकिन अब इंडिया में टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हो जाएंगे, क्योंकि अभी एक स्मॉल फाइनेंस बैंक को
और आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दे दिया गया है। तो कौन सी वो बैंक है, इसमें ये पूछा गया है, यही इसमें पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इस ऑप्शन नंबर ए। आरबीआई के द्वारा इंडिया के 12वें स्मॉल फाइनेंस बैंक के रूप में यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को लाइसेंस दे दिया गया है। तो इस समय टोटल नंबर ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया कितना हो जाएगा, 12। 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक इंडिया में है। 12वां स्मॉल फाइनेंस बैंक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इसको अभी आरबीआई के द्वारा हाल ही में लाइसेंस दिया गया, ठीक है। और थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करेंगे, थोड़ा सा और इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पर जो बात हो रही है, ये जो है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे के रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का कंसोर्टियम है। कंसोर्टियम मतलब समूह है। फिर से सुनो, ये यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक किसको किसको मिलाकर बना हुआ है, मतलब किसका किसका कंसोर्टियम है ये, इसके बारे में फिर से सुनो। हालांकि जो लोग पीडीएफ वगैरह परचेज करेंगे उनको वहाँ पर चीज़ें मिलेंगी, लेकिन फिर से सुनो आप लोग। यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है ये सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और भारत पे के रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड का कंसोर्टियम है। इन दोनों का समूह है। ये दोनों मिलाकर यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक को इंडिया का पहला डिजिटल स्मॉल फाइनेंस बनाएंगे, ठीक। जो यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये जो है इंडिया की पहली डिजिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक बनने जा रही है। इन दोनों लोग इस पर मिलकर काम करेंगे, ठीक है। और इन दोनों का कंसोर्टियम जो है वो पीएमसी बैंक को भी अधिग्रहित करने जा रहा है। जिन दोनों लोगों का अभी मैंने नाम बताया, जिन दोनों लोगों का कंसोर्टियम जो है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस लिया हुआ है, उन्हीं दोनों लोगों का कंसोर्टियम जो है पीएमसी बैंक, ठीक है ना, पीएमसी बैंक का जो है पीएमसी बैंक को अधिग्रहित करने जा रहा है, इसको भी एक्वायर करने जा रहा है। कौन से दोनों लोग हैं, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुनो। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज और जो भारत पे का रेजिलिएंट इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड है, ये दोनों जो हैं पीएमसी बैंक को भी अधिग्रहित करने जा रहे हैं। इन दोनों का समूह मतलब सामूहिक रूप से मिलकर ये इसका अधिग्रहित करने जा रहे हैं। और यहाँ पर बात हो रही है स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो एक स्टैटिक का क्वेश्चन भी यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल होगी स्मॉल फाइनेंस बैंक की, वो 200 करोड़ रुपए होगी। कितना, 200 करोड़ रुपए, ठीक है ना। स्टैटिक का भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि जो हमारी स्मॉल फाइनेंस बैंक होती हैं उसके लिए मिनिमम पेड अप इक्विटी कैपिटल 200 करोड़ रुपए की होती है, ठीक ना। बहुत सारे लोग मुझको व्हाट्सएप पर, बहुत सारे लोग यूट्यूब पर कमेंट वगैरह करते रहते हैं कि सर स्टैटिक वाला पार्ट कराओ, स्टैटिक वाला पार्ट कराओ। अननेसेसरी टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं स्टैटिक में। स्टैटिक में अगर आप लोग पिछले ईयर्स, प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाकर देखो तो स्टैटिक में वो लोग वही पूछते हैं जो करंट में रहता है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक बनाते हैं वो लोग, जो करंट में जो बैंक की न्यूज़ में होती है उसी से रिलेटेड जो है स्टैटिक वाला पार्ट वो उठाते हैं। तो वो चीज़ें हम लोग इसी तरीके से क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो हमें जरूरत क्या है कि फिर हम लोगों अलग से जाकर स्टैटिक का पढ़ें। कहीं से पीडीएफ वगैरह मिल जा रही है, कहीं से आप लोगों के पास में बुक है, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से भी पढ़ना बेहतर होता है। यहाँ पर मैं ये सारी चीज़ें जो है कवर करते हुए चलता हूँ, अपने लेवल पर मैं जितना बेहतर कर सकता हूँ वो सारी चीज़ें कवर कर और आप लोगों को मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन एक क्वेश्चन से संबंधित प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर होगा। और ये इंडिया की 12वीं स्मॉल फाइनेंस बैंक है। इंडिया में टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है। कितनी नेशनलाइज्ड बैंक हैं, आप लोग इसका आंसर रिवाइज करो वहाँ पर, आप लोग याद करो, सोचो कि कितने नेशनलाइज्ड बैंक है, ठीक ना, अभी इंडिया में, ठीक ना। पब्लिक सेक्टर बैंक कितनी है, आप लोग इसी समय रिकॉल करते हुए आप लोग चलिए नेक्स्ट देखते हैं। By which name the Department of Post has recently launched a digital version of the postal life insurance policy which can be accessed through DigiLocker। डाक विभाग ने हाल ही में किस नाम से डाक जीवन बीमा पॉलिसी का एक डिजिटल संस्करण लॉन्च किया हुआ है जिसे डिजी लॉकर के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा EPLI बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा EPLI बॉन्ड, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस बॉन्ड को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा डेवलप किया गया है। और ये बॉन्ड जो है डिजी लॉकर पर भी एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की यहाँ पर बात हुई है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की अगर बात यहाँ पर हुई तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा, न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें ये पूछा गया है कि किस नाम से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने भी हाल ही में जो है अपनी पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक डिजिटल वर्जन लॉन्च किया हुआ है जिसे कि डिजी लॉकर के माध्यम से भी एक्सेस किया जा सकता है। तो ये नाम आप लोग याद रखना, EPLI बॉन्ड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, ये इसमें पूछा गया था। नेक्स्ट
Which small finance bank has recently partnered with Go Digit General Insurance to offer insurance products through the bank's network of branches across India digitally? किस लघु वित्त बैंक ने हाल ही में भारत भर में डिजिटल रूप से बैंक की शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से बीमा उत्पादों की पेशकश करने के लिए गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। वन लाइनर है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, बस सीधे वन लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ो और आगे बढ़ना है। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक इसका आंसर होगा। तो शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? तो इसका हेडक्वार्टर जो है ये नोएडा, ठीक ना, इसका हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में, नोएडा यूपी में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। इसके एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे तो सुवीर कुमार गुप्ता, सुवीर कुमार गुप्ता ये जो है इसके एमडी एंड सीईओ हो जाएंगे। किसके? शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के। शिवालिक के बारे में मैंने बता दिया, बाकी और इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर अगर आप लोग इसी समय रिकॉल करते हुए चलो। ठीक ना, इसमें क्या पूछा गया था कि कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है, जिससे कि इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को बैंक की ब्रांचेस के थ्रू जो है ऑफर किया जा सके। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक स्मॉल फाइनेंस में, और इसका हेडक्वार्टर नोएडा में होगा। नेक्स्ट, एज पर द रिसेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट रिलीज बाय द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, व्हाट इज द इंडियाज जीडीपी फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए भारत का जीडीपी पूर्वानुमान क्या है? ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर हो जाएगा 9.5%, ऑप्शन नंबर बी। बस वन लाइनर क्वेश्चन ये भी है, वन लाइनर क्वेश्चन है, 9.5%, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, और ये बात कब की हो रही है? 2021 की बात हो रही है और इसी रिपोर्ट के अनुसार 2022 के लिए भी प्रेडिक्शन किया गया और 2022 के लिए जो है इसे 8.5% रहने का अनुमान है। आईएमएफ की यहाँ पर बात हुई, किसकी बात हुई? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। तो आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन डीसी। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके एमडी की बात करें, किसके? आईएमएफ की, तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा ये इसकी एमडी हो जाएंगे। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड टू लॉन्च इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम IDTFF टू सपोर्ट MSME एक्सपोर्टर? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। MSME निर्यातकों का समर्थन करने के लिए इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम IDTFF शुरू करने के लिए हाल ही में किस संगठन ने भारतीय विदेश व्यापार संस्थान IIFT के माध्यम के साथ साझेदारी की है, के साथ भागीदारी की है? ये इसमें पूछा गया है और इसका जो आंसर होगा पेपाल, ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई पेपाल इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन बढ़िया है, समझना आप लोग इसको और फिर से समझ लो आप। इसमें ये पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने IIFT के साथ में मिलकर इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम को लॉन्च करने के लिए मतलब सपोर्ट एक पार्टनरशिप किया हुआ है। और ये जो फोरम है इस किस लिए लॉन्च किया जा रहा है? तो MSMEs को सपोर्ट करने के लिए। तो पेपाल जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और ये फोरम करेगा क्या? ये जो इंडिया डिजिटल ट्रेड फैसिलिटेशन फोरम है ये करेगा क्या? इसका काम क्या है? तो थोड़ा सा हम लोग ये भी जान लेते हैं। तो ये जो फोरम है ये MSMEs को मार्केटिंग, डिजिटाइजेशन और स्केलिंग इन सब के लिए एजुकेट करेगा, इनको गाइडेंस देगा और इनको जो है नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर कराएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए पेपाल इसका आंसर होगा। और पेपाल के हेडक्वार्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो कैलिफोर्निया। ठीक ना, कैलिफोर्निया जो है वो यहाँ पर पेपाल का हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। Which organization has recently launched the unique payment mode named ClickPay? नाम है, आप लोग ये याद रखना। In partnership with NPCI's भारत बिल पे लिमिटेड टू enable customers to make recurring online bill payments? ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। किस संगठन ने हाल ही में ग्राहकों को आवर्ती ऑनलाइन बिल भुगतान करने में सक्षम करने के लिए NPCI के भारत बिल पे लिमिटेड के साथ साझेदारी में क्लिक पे नामक अद्वितीय भुगतान मोड लॉन्च किया हुआ है? हिंदी अगर कॉम्प्लिकेटेड लगे तो इंग्लिश पढ़ लेना, इसीलिए क्वेश्चन जो है दोनों लैंग्वेज में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आंसर हमें कहाँ से समझ में आएगा? इसमें ये पूछा गया है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में यूनिक पेमेंट मोड जो है क्लिक पे नाम से, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में क्लिक पे नाम से एक यूनिक पेमेंट मोड NPCI के भारत बिल पे लिमिटेड के साथ में मिलकर लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि कस्टमर्स को रिकरिंग ऑनलाइन बिल पेमेंट की सर्विसेज को प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर हो जाएगा फोन पे, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी फोन पे इसका आंसर होगा। ठीक है, कस्टमर्स को रिकरिंग ऑनलाइन बिल पेमेंट की सुविधा प्रदान करने के लिए फोन पे ने NPCI के भारत बिल पे लिमिटेड के साथ में मिलकर एक यूनिट पेमेंट लिंक क्लिक पे नाम से लॉन्च किया हुआ। ये नाम याद रखना, क्लिक पे, ये नाम मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है,
और इसके फीचर्स वगैरह हमको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस जितना हमको पढ़ना था एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हम लोग करेंगे, डिक्टो वही चीज़ें पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएंगे। बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ों को लेंदी करने से कोई फायदा है नहीं, ठीक। तो इसका जो आंसर होगा फ़ोन पे होगा। और क्लिक पे आप लोग नाम याद रखना। फ़ोन पे की यहाँ पर बात हो रही है तो फ़ोन पे का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा ये भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर जान लेते हैं, ठीक है ना। तो बेंगलुरु कर्नाटका में फ़ोन पे का हेडक्वार्टर हो जाएगा। और CEO की अगर हम लोग बात करेंगे तो समीर निगम जी जो हैं वो इसके क्या हो जाएंगे, CEO हो जाएंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Which organization has recently partnered with Kinara Capital to offer collateral-free business loan to small business entrepreneurs in India? किस संगठन ने हाल ही में भारत में छोटे व्यवसाय उद्यमियों को संपार्श्विक मुक्त ऋण व्यापार ऋण प्रदान करने के लिए किनारा कैपिटल के साथ में जो है पार्टनरशिप किया हुआ है, भागीदारी की हुई है? और इसका जो आंसर होगा यूग्रो कैपिटल, ऑप्शन नंबर डी। वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। याद करो और आगे बढ़ो। और इसके तहत में, इस पार्टनरशिप के तहत में 1 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का लोन, कितने से लेकर, ठीक ना, मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, 1 लाख रुपए से लेकर 30 लाख रुपए तक का लोन, ठीक है। और कितने महीने तक के लिए, 12 से लेकर 60 महीनों तक के लिए ये लोन दिया जाएगा। 1 लाख से लेकर 30 लाख रुपए तक का लोन 12 से लेकर 60 महीनों तक के लिए दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यूग्रो कैपिटल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, इंडियन बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच फिनटेक कंपनी टू प्रोवाइड डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट्स थ्रू इट्स मोबाइल ऐप? इंडियन बैंक ने हाल ही में अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट उत्पाद प्रदान करने के लिए किस फिनटेक कंपनी के साथ में साझेदारी की है, ये इसमें पूछा गया है। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है। फिस्डम इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। फिस्डम इसका आंसर होगा, वन लाइन क्वेश्चन है, पढ़ो और आगे बढ़ो। इंडियन बैंक ने किस फिनटेक कंपनी के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है जिससे कि डिजिटल वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट जो है अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से प्रोवाइड किया जा सके? तो इंडियन बैंक ने फिस्डम के साथ में पार्टनरशिप किया हुआ है। विच बैंक हैज रिसेंटली गॉट इंटीग्रेटेड विद तमिलनाडु गवर्नमेंट्स IFHRMS इंटीग्रेटेड फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल फॉर कलेक्टिंग ऑल ट्रेजरी रिसिप्ट्स? किस बैंक को हाल ही में तमिलनाडु सरकार के IFHRMS पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी ट्रेजरी रसीदें एकत्र की जा सकें? तो इसका जो आंसर हो जाएगा इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB इसका आंसर हो जाएगा। ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है, पढ़ना और आगे बढ़ना है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के जो भी ट्रेजरी रिसिप्ट्स वगैरह होंगे अब वो IOB के द्वारा कलेक्ट किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर E इसका आंसर हो जाएगा, इंडियन ओवरसीज बैंक। इन सभी बैंकों का हेडक्वार्टर, टैगलाइन और MD और CEO आप लोग इसी टाइम पर रिकॉल करते हुए आगे बढ़ो। नेक्स्ट, Which organization has recently released the Global Financial Stability Report 2021 that discusses cryptoization? किस संगठन ने हाल ही में वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट 2021 जारी की है जिसमें क्रिप्टोकरण पर चर्चा की गई है? और इसका जो आंसर होगा IMF, ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको कि हम लोग शॉर्ट में IMF के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। IMF इसका आंसर हो जाएगा। वन लाइनर क्वेश्चन ये भी है, बस रिपोर्ट का नाम याद रखो। क्या नाम है रिपोर्ट का? ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2021। किसके द्वारा जारी की गई है याद रखो, IMF के द्वारा जारी की गई। इसमें किसके बारे में डिस्कशन किया गया है? तो क्रिप्टोइजेशन के बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। बस इतना हम लोगों को याद रखना है, इससे ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। और ये जो रिपोर्ट जारी की गई है इसमें क्रिप्टो करेंसी के अडॉप्टेशन के बारे में चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई है ये सब पढ़ने की, इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, एग्जाम में ये सब कुछ पूछा जाने वाला है नहीं। और IMF की यहाँ पर बात हुई है, मैंने बताया ना, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? वाशिंगटन DC, भी पहले भी मैंने बताया था, ठीक है ना। वाशिंगटन DC इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसके MD की बात करेंगे तो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा इसके MD हो जाएंगे। और मेंबर ऑफ कंट्रीज़ की बात करेंगे, कितने कंट्रीज़ हैं, कितने देश हैं इसके अंतर्गत? तो 190 देश हैं IMF के अंतर्गत आते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा IMF। नेक्स्ट देखेंगे, Which organization has recently released the report titled Fiscal Monitor Strengthening the Credibility of Public Finances? किस संगठन ने हाल ही में फिस्कल मॉनिटर स्ट्रेंथनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है ना। बस ये भी वन लाइनर क्वेश्चन है और ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। सिर्फ इतना याद रखो कि किसके द्वारा रिपोर्ट जारी की गई, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं। रिपोर्ट का नाम क्या है ये भी याद रखो। तो फिस्कल मॉनिटर स्ट्रेंथनिंग द क्रेडिबिलिटी ऑफ पब्लिक फाइनेंसेस, ये इस रिपोर्ट का नाम है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई इसमें पूछा गया, इसका भी आंसर डी होगा, IMF, ठीक है। इसका भी आंसर IMF होगा। IMF के द्वारा भी ये रिपोर्ट भी जारी की गई है। और इस रिपोर्ट के अनुसार, ये जो रिपोर्ट जारी की गई है IMF के द्वारा, इसके अनुसार 2020 में 2019 की तुलना में ग्लोबल डेप्ट में जो है 27 ट्रिलियन USD, 27 ट्रिलियन, ठीक है। ग्लोबल डेप्ट में 27 ट्रिलियन USD
की बढ़ोतरी हुई है और टोटल ग्लोबल डेप्ट जो है वो बढ़कर 226 ट्रिलियन यूएसडी इस समय हो गया है। और इसी रिपोर्ट के अनुसार अगर इंडिया के डेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसी रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का जो डेप्ट है वो 2021 में 90.6% तक इंक्रीज होने का अनुमान है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वगैरह का इसका हेडक्वार्टर वगैरह जो पिछले क्वेश्चन में आप लोगों को बताया गया था, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अभी नहीं बताई जाएंगी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली इंक्रीज्ड इट्स एम्बिशन टू डिलीवर क्लाइमेट फाइनेंसिंग टू इट्स डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज टू $100 बिलियन फ्रॉम द $20 बिलियन बाय 2030। हाल ही में किस संगठन ने अपने विकासशील सदस्य देशों को 2030 तक 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक जलवायु वित्त पोषण प्रदान करने की अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ाया है? इंग्लिश पढ़ लेना अगर हिंदी कॉम्प्लिकेटेड तो लगे। ठीक है, इसमें ये पूछा गया कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने अभी हाल ही में क्लाइमेट फाइनेंसिंग को 20 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर कर दिया गया है, जिसे कि 2030 तक दिया जाएगा। ठीक है ना, और ये किसको दिया जाएगा? जो इसके मेंबर्स होंगे, जो इसके डेवलपिंग मेंबर्स होंगे, मेंबर कंट्रीज होंगे, उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसको हम लोग शॉर्ट में एडीबी भी बोलते हैं। ठीक ना, एडीबी ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग को 20 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 100 बिलियन डॉलर कर दिया। ये वैल्यू आप लोग याद रखना, 20 बिलियन यूएसडी से बढ़ाकर 100 बिलियन यूएसडी कर दिया गया है। ठीक है ना, और अपने सदस्य देशों को ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। और ये जो फाइनेंशियल सपोर्ट है ये 2019 से लेकर 2030 के बीच में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है ना, तो 2019 तो ऑलरेडी खत्म हो गया, 2021 चला, तो इसके बीच में अभी तक जो था एक 20 बिलियन यूएसडी का ही था, लेकिन उसे बढ़ाकर 100 बिलियन यूएसडी कर दिया गया। तो 2030 तक जो है 20 नहीं होगा, 30 होगा। ठीक है ना, 2019 से लेकर 2030 तक जो है अब ये प्रोवाइड किया जाएगा 100 बिलियन यूएसडी क्लाइमेट फाइनेंसिंग। ठीक, तो बस इतना ही हम लोगों को जानना है, बहुत ज़्यादा इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट फॉरेक्स ट्रांसफर वेस्टेड फाइनेंस हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद व्हिच बैंक? विदेशी मुद्रा हस्तांतरण की सुविधा के लिए वेस्टेड फाइनेंस ने हाल ही में किस बैंक के साथ में भागीदारी की है? ये इससे पूछा गया है, और इसका जो आंसर होगा एसबीएम बैंक, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी एसबीएम बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। वेस्टेड फाइनेंस जो है वो फॉरेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने वाला एक प्लेटफॉर्म है, और इसी ने भी हाल ही में एसबीएम बैंक के साथ में मिलकर लो कॉस्ट पर फॉरेक्स ट्रांसफर के लिए वेस्टेड डायरेक्ट नाम से एक नया सोल्यूशन लॉन्च किया हुआ है। किस नाम से? वेस्टेड डायरेक्ट, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक ना, वेस्टेड डायरेक्ट नाम से एक नया सोल्यूशन लॉन्च किया गया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा एसबीएम बैंक। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली गॉट एन एडिशनल चार्ज एज द चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया आईबीबीआई? हाल ही में भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड आईबीबीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार मिला है? ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा नौरंग सैनी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी नौरंग सैनी इसका आंसर हो जाएगा। और इन्होंने यश साहू जी को भी हाल ही में रिप्लेस किया, और ऑप्शन में देखो यश साहू भी दिया गया है। यश साहू को रिप्लेस कर नौरंग सैनी जी को जो है आईबीबीआई के चेयरपर्सन के रूप में एडिशनल चार्ज दिया गया है। ठीक है ना, और वर्तमान में ये आईबीबीआई के होल टाइम मेंबर हैं। अभी जो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है, इसके जो है होल टाइम मेंबर हैं अभी करंट में, और इनको जो है चेयरपर्सन के रूप में भी एडिशनल चार्ज भी दिया गया है, और इन्होंने यश साहू जी को रिप्लेस किया, जो कि हाल ही में भी रिटायर हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा नौरंग सैनी। नेक्स्ट, RBI has recently approved the reappointment of the अमिताभ चौधरी as the MD and CEO of the which bank? RBI ने हाल ही में किस बैंक के MD and CEO के रूप में अमिताभ चौधरी की पुनर्नियुक्ति को मंजूरी दी है? ये इसमें पूछा गया, और इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। अमिताभ चौधरी जी को भी एक्सिस बैंक के MD और CEO के रूप में रीअपॉइंट किया गया है, और RBI ने इसकी अप्रूवल दे दी है, और अगले 3 सालों तक इनका कार्यकाल रहेगा, यानी कि 31 दिसंबर 2024 तक। ये मैं लिख दे रहा हूँ, 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 तक, 2024 तक अमिताभ चौधरी जी जो है वो एक्सिस बैंक के MD और CEO बने रहेंगे। एक्सिस बैंक यहाँ पर बात हुई है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है ना, मुंबई महाराष्ट्र में जो है इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बाकी और जो भी बैंकें दी हैं इनका हेडक्वार्टर एटलीस्ट आप लोग किसी टाइम पर रिकॉल कर लो। नेक्स्ट देखेंगे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ द क्रिसिल? हाल ही में क्रिसिल के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर होगा अमीश मेहता, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अमीश मेहता इसका आंसर होगा। सीधे सीधे ऑनलाइनर क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। और मेहता जी ने
आशु सुयेश को सक्सीड किया हुआ है, और ऑप्शन में देखो ये भी दिया गया है, आशु सुयेश को इन्होंने सक्सीड किया हुआ है अमीश मेहता जी ने, और ऑप्शन में भी दिया गया। तो कुल मिलाकर इसका आंसर अमीश मेहता हो जाएगा। ठीक, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस वीडियो का। हु हैज रिसेंटली बीन इलेक्टेड एज द चेयरमैन ऑफ द इंडियन बैंक्स एसोसिएशन IBA। हाल ही में भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है, ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर होगा अतुल कुमार गोयल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक ना, अतुल कुमार गोयल, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के चेयरमैन के रूप में अतुल कुमार गोयल जी को चुना गया है, और ये अतुल कुमार गोयल जी जो हैं वो यूको बैंक के MD एंड CEO हैं। ठीक है, ये यूको बैंक के MD एंड CEO हैं। यूको बैंक के MD एंड CEO अतुल कुमार गोयल जी को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन इलेक्ट किया गया है, और इन्होंने राज किरण राय जी को रिप्लेस किया, जो कि यूनियन बैंक के MD एंड CEO हैं, और ऑप्शन में देखो राज किरण राय जी का भी नाम दिया गया है। इसके साथ साथ में डिप्टी चेयरमैन को भी इलेक्ट किया गया है। तो कौन कौन से लोगों को डिप्टी चेयरमैन बनाया गया है? दिनेश कुमार खारा, LV प्रभाकर और राकेश शर्मा जी को जो है डिप्टी चेयरमैन के रूप में इलेक्ट किया गया है। यहाँ पर बात हो रही है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर होगा? मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और आज हम लोगों ने जो है 16 अक्टूबर तक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जहाँ पर हम लोग इससे आगे की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। थैंक यू।